Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 8th of October 2021, Friday. Inspiration of the day is not how long but how well you have lived is the main thing. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 4. PSU Oil Companies stare at rupees 4,000 crore Ujjwala Law. So as per the official estimates, Hindustan Petroleum Corporation, Indian Oil Company and Bharat Petroleum Corporations are together yet to recover approximately 3,000 to 4,000 crore. From whom? From Pradhan Mantri Ujjwala योजना बेनिफिशरीज. और रिसेंटली हमने डिस्कस किया था इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में कि जहाँ पर हाउस होल्ड और इंडिविजुअल्स के हिसाब से सब्सिडाइज सिलेंडर प्रोवाइड किया जाता है PMUY बेनिफिशरीज को. और इस स्कीम का पर्पस यही था कि जो BPL और जो मार्जिनलाइज सेक्शन में जो हाउस होल्ड में जो फीमेल्स हैं जो काऊ डंग या वुड को यूज़ करती हैं एज अ एनर्जी सोर्स, वो उसको क्लीन एनर्जी सोर्स से रिप्लेस करते हैं और सब घर में अप्रॉक्सीमेटली LPG का यूज़ हो फॉर cooking purpose. But as per this data, the PSU oil companies, those who are actually participating into this scheme, were facing the huge loss, and it is expected that these public sector oil marketing companies, जिनको हम short form में OMCs भी कहते हैं, will have to adjust this amount as customer acquisition cost or even the loss. क्योंकि इससे जो रिकवरी की जो एक्सपेक्टेशन है वो नहीं है. मतलब कंपनीज ने ये एंटिसिपेट कर लिया है कि बहुत ज़्यादा या बहुत अच्छी या पूरी रिकवरी नहीं होगी इस लॉस की. तो या तो इसको कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट ओवरहेड में डाला जाए या फिर इसको एज अ लॉस शो किया जाए फाइनेंशियल बुक में, क्योंकि गवर्नमेंट का भी ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि दैट गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू रीइंबर्स दिस अमाउंट टू ऑयल मेकिंग कंपनीज एज पर द सीनियर ऑफिशियल. And the amount was to be recovered through budgetary subsidies on the refill of cylinders by these PMUY beneficiary और उज्ज्वला beneficiaries. इससे पहले क्या डिसीजन लिया गया था? ऐसा तो नहीं कि ये लॉस पहली बार है, इससे पहले भी ये लॉस को इंडिकेट किया था ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने, OMCs ने. तो ये डिसीजन लिया गया था कि जो भी उज्ज्वला बेनिफिशरीज हैं वो अब सिलेंडर को पूरे प्राइस पर खरीदेंगे, फुल प्राइस पर खरीदेंगे. सब्सिडाइज सिलेंडर उन्हें नहीं मिलेगा. कब तक नहीं मिलेगा? एज लॉन्ग एज कंपनीज डिड नॉट रिकवर द लोन्ड अमाउंट. तो ये डिसाइड हुआ था कि OMCs अब जितने भी उज्ज्वला बेनिफिशरीज हैं उनको फुल रेट पे या फुल प्राइस पे सिलेंडर देंगे जब तक कि उनका लोन का अमाउंट जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1,600 करोड़, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1,600 रुपीज़ पर कनेक्शन था. तो अगर ये अमाउंट जब तक रिकवर नहीं हो जाता, ये डिसीजन लिया गया था कि बेनिफिशरीज को फुल प्राइस पे सिलेंडर दिया जाएगा. बट Ujjwala beneficiaries seems unable to bear the cost of cylinder. Why? Because now these days the LPG cost is increasing so much because of the crude oil, we all know. So beneficiaries are actually not turning up for refilling. तो जो 1,600 पर सिलेंडर लोन अमाउंट था जो कि बेनिफिशरीज को पे करना था OMCs को, वो फ़िलहाल के लिए ड्यू है. और क्यूमुलेटिव जो लॉस OMCs फेस कर रही हैं वो 3,000 से 4,000 करोड़ का है. अगर इंडिया में LPG कंज्यूमर्स की बात करी जाए तो इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 300 मिलियन LPG कंज्यूमर हैं इस समय, जिसमें सबसे ज़्यादा जो कंज्यूमर बेस है वो इंडियन ऑयल के पास है, फॉलोड बाई हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन. सो नाउ लेट अस सी कैसे ये OMCs जो हैं वो अपने लॉस को रिकवर करती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्लियरली ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया है. गवर्नमेंट का क्लियर कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है दैट गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू रीइंबर्स दिस अमाउंट टू OMCs. सो OMCs हैव टू ईदर रिकवर दिस अमाउंट थ्रू डिफरेंट मेजर और रिपोर्ट इट इनटू द customer acquisition head or under loss. Now let us see article number 2 that is given on page number 4. End of 10-year-old dispute paves way for power reforms government. So recently Supreme Court of India ने 10 साल पुराना केस डिस्पोज ऑफ किया है. किसके बीच में? This case was long pending matter between the SEBI and CERC. CERC इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर कंपनी है
या अथॉरिटी हम बोल सकते हैं, कंपनी वर्ड यूज़ करना सही नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर CERC। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CERC। तो बेसिकली 10 साल पुराना केस था, या हम कह सकते हैं 10 साल पुराना इशू था बिटवीन सेबी एंड CERC। किस चीज़ पर? रिगार्डिंग रेगुलेटरी जुरिडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स। तो जो इलेक्ट्रिसिटी के डेरिवेटिव्स इशू किए गए हैं उसको लेकर के सेबी का ये कहना था कि सेबी का जुरिडिक्शन है उस पर, बिकॉज दे आर डेरिवेटिव्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जबकि CERC का कहना था कि ये इलेक्ट्रिसिटी को फंड करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी मार्केट को डेवलप करने के लिए, या कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ हो रहा है, तो इस पर CERC का रेगुलेटरी जुरिडिक्शन है। तो 10 साल से ये केस चला आ रहा था। सो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली इस केस को डिस्पोज ऑफ किया है, एंड रेजोल्यूशन ऑफ द जुरिडिक्शन बिटवीन मार्केट रेगुलेटर सेबी एंड इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर CERC विल फर्दर डीपन द पावर मार्केट एंड मेक or pave the way for introduction of a longer duration delivery based contract on stock exchanges। ऐसा पावर मिनिस्ट्री का कहना है कि जो इशू रिजॉल्व हो गया, इससे अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर और जो सेबी के बीच में इशू था जुरिडिक्शन को लेकर के, वो ख़त्म हो गया है। उसके बाद अब ये दोनों आपस में मिलकर इन टैंडम विद ईच अदर काम करेंगे, कोलैबोरेट करके काम करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो पावर मार्केट है और डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड लॉन्ग ड्यूरेशन डिलीवरी बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट, वो और ज़्यादा यूज़ होंगे, और जो पावर मार्केट है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और ज़्यादा मैच्योर होगी। सो 10 ईयर लॉन्ग पेंडिंग जुरिडिक्शन इशू related to power market between CERC and SEBI resolved by Supreme Court of India recently। और इसी पर्टिकुलर इशू की वजह से, हम कह सकते हैं जो झगड़ा चल रहा था सेबी और CERC के बीच में, इस पर्टिकुलर इशू की वजह से बहुत सारे पावर सेक्टर में जो रिफॉर्म्स लाने थे वो रिफॉर्म्स पेंडिंग थे। तो अब CERC का भी कहना है कि जो इतने 10 सालों से जो रिफॉर्म पेंडिंग हैं, बिग रिफॉर्म्स जो पेंडिंग हैं 10 सालों से, नाउ ऑल दीज रिफॉर्म्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर दिस रिजोल्यूशन। तो कई सारे स्टूडेंट्स पूछ भी सकते हैं कि मैम क्या रेजोल्यूशन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन था। तो बेसिकली एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक एग्रीमेंट साइन हुआ है दोनों ही रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के बीच में रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव, और उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में जो भी पावर जुरिडिक्शंस और रेगुलेटरी मैटर हैं उस पर दोनों ही रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ एग्री कर रही हैं। तो फिलहाल इसका जो कॉन्सिक्वेंस है, जो इम्प्लीकेशन है, वो यही होगा कि इससे जो पावर मार्केट है अभी जो प्रेजेंट लेवल में अप्रॉक्सीमेटली कितनी है, 5.5% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टारगेटेड, दैट इज 25% बाई फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो पावर मार्केट का जो टारगेट सेट किया गया है फाइनेंशियल ईयर 25 का 25%, उसका 5.5% ही अभी अचीव हुआ है एज पर द करंट स्टेटस। तो पावर मिनिस्ट्री का, रेगुलेटर्स का, एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के बाद में द गेट फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन डिलीवरी बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर पावर एक्सचेंजेस हैज़ बीन करंटली, दैट इज एक्चुअली करंटली रिस्ट्रिक्टेड, विल नाउ बी ऑपरेशनल, और जो कि अभी 11 दिन तक रिस्ट्रिक्टेड हैं पावर बेस्ड डेरिवेटिव्स, उनको अब वो लॉन्गर ड्यूरेशन के भी इलेक्ट्रिसिटी और पावर बेस्ड डेरिवेटिव्स इशू किए जा सकेंगे, जिससे कि जो पावर मार्केट है दैट विल डीपन, दैट विल स्ट्रेंथन, दैट विल बी मैच्योर्ड, और जो कंपनीज हैं, जो डिशकॉम्स हैं, जो अदर लार्ज कंज्यूमर्स हैं, दोज हु आर प्लानिंग फॉर शॉर्ट टर्म पावर प्रोक्योरमेंट, दे कैन नाउ प्रोक्योर मोर एफिशिएंटली, और फंड की भी जो अवेलेबिलिटी है वो भी अच्छे से इंश्योर होगी। सो दिस विल गिव अ ह्यूज बूस्ट टू पावर सेक्टर, क्योंकि रिफॉर्म्स की वजह से बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट आने थे वो पेंडिंग थे, बट नाउ issue is resolved, so everyone is looking for more deepen, more strengthen power market or derivative longer duration delivery based contract in upcoming future. Now let us see article number 3 that is given on page number 6. Fitch cut India's GDP growth projection to 8.7 for financial year 22. अभी recently एक रेटिंग एजेंसी, कौन सी रेटिंग एजेंसी, S&P ने इंडिया का जो इकोनॉमिक आउटलुक है उसको रिवाइज किया था आफ्टर द प्रेजेंटेशन गिवन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल, बट
उसके एक ही हफ्ते के अंदर फिच ने इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन है उसको स्लैश कर दिया है, उसको रिड्यूस कर दिया है. सो फिच रेटिंग हैज़ कट द इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन to 8.7% for the current fiscal year from the earlier forecast that was 10%. तो फिच वॉज क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ. तो जो पहले प्रोजेक्शन था फिच का वो 10 था. फिच का ये कहना था कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल ईयर 22 में जो इंडिया की जीडीपी है वो 10% से ग्रो करेगी. बट नाउ yesterday Fitch has revised this particular forecasting numbers and reduced this GDP forecast up to 8.7%, and the clear reason for this is the impact of second COVID wave. It means जो पहले प्रोजेक्शन थे 10% वो फर्स्ट वेव के इम्पैक्ट को देखते हुए थे, इकोनॉमिक रिकवरी को देखते हुए थे. बट सेकेंड वेव का जो इम्पैक्ट पड़ा है उसको रिवाइज करते हुए, उसको अंडरस्टैंड करते हुए, उसको एनालाइज करते हुए फाइनली 8.7% का प्रोजेक्शन दिया है फिच ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ के लिए. एंड इट इज expected that the Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee to hold the policy rate until the next fiscal year as inflation would moderate. So, अगर हम आरबीआई की बात करें, सेंट्रल बैंक की बात करें, तो हमने कई बार डिस्कस किया कि आरबीआई इस समय एकोमोडेटिव इंस्टांस लेकर चल रहा है. तो बहुत कम चांसेस हैं कि आरबीआई पॉलिसी रेट मींस बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसमें कोई चेंज लाए. कई सारे एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि लिक्विडिटी मार्केट में बहुत है. इट इज़ अ टाइम फॉर आरबीआई टू एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द पॉलिसी रेट. अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, इफ आरबीआई वांट्स टू डिक्रीज द लिक्विडिटी, व्हाट आरबीआई शुड डू इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी रेट. पॉलिसी रेट को बढ़ाना चाहिए कि पॉलिसी रेट को घटाना चाहिए. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी बैंक रिलेटेड एग्जाम, यू मस्ट नो दिस फिनोमिना कि पॉलिसी रेट किस तरह से वेरी करती है आरबीआई इन ऑर्डर टू कंट्रोल द लिक्विडिटी इन द मार्केट. राइट नाउ लिक्विडिटी, एक्सेस लिक्विडिटी है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है. कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं. तो कई सारे इकोनॉमिस्ट, स्ट्रैटेजिस्ट और एक्सपर्ट का कहना है दैट आरबीआई शुड ट्राई टू एब्जॉर्ब द एक्सेस लिक्विडिटी इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन. बट आरबीआई इज वेरी क्लियर ऑन इट्स इंस्टांस. आरबीआई मीन्स मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, दैट फॉर आरबीआई इन्फ्लेशन इज नॉट अ प्राइमरी कंसर्न, इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ द प्राइमरी कंसर्न. और अभी सीपीआई जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल में है, 6 से नीचे चल रही. तो आरबीआई हैज़ द अपॉर्चुनिटी और द मार्जिन टू मेक द लिक्विडिटी इनटू द सेम अमाउंट. तो फिलहाल आरबीआई की जो डिसीजन आना है फ्राइडे को, यही एंटिसिपेशन है कि आरबीआई विल होल्ड द पॉलिसी रेट अंटिल द नेक्स्ट फिस्कल ईयर एज इन्फ्लेशन वुड मॉडरेट and has also started moderating. So the growth rate was lowered even as the rating agency said high frequency indicators point to a strong rebound into the second quarter of financial year 22, but still Fitch is actually reserving or revising the India's GDP forecast because of the second wave impact. तो Fitch ने appreciate किया है कि जो high frequency indicators हैं like power consumption and traffic, कार्गो मूवमेंट, ऑल दीज हैव इंक्रीज. और जिस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं, फिलिंग स्टेशन पर पेट्रोल फिलिंग का अमाउंट बढ़ गया, उसको देखते हुए फिश ने तो ज़रूर कहा है कि रिबाउंड किया है इंडियन इकोनॉमी ने. बट यस, सेकेंड वेव का इम्पैक्ट ड्रास्टिक है एंड दिस इम्पैक्ट विल एक्चुअली get reduced gradually and it will take more time to India to recover again after COVID-19 second wave. लेकिन यहाँ पर एक कैच है. अगर हम देखें तो फिच ने इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की तो जो जीडीपी फोरकास्ट है उसको कम किया है, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर का इट स्केल अप इस फोरकास्ट फॉर जीडीपी ग्रोथ फॉर इंडिया टू 10% for the next fiscal year from its earlier estimate of 8.5%. यानी फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए जो फोरकास्ट था वो कितना था, 8.5% था, बट उसको स्केल अप करके 10% कर दिया है. इट मीन्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो एट अ रेट ऑफ 8.7%, and in financial year 23 it will or it may or it would grow with the rate of 10% as per the Fitch projection.
क्योंकि फिच का सीधा सा ही कहना है कि जो हमने सेकेंड वेव का इम्पैक्ट अभी एनालाइज नहीं किया था, जो प्रोजेक्शन थे वो फर्स्ट वेव के थे, और फर्स्ट वेव में इंडियन इकोनॉमी रिकवरी कर चुकी थी और रिकवरी की स्टेज पर आ चुकी थी। उसके अकॉर्डिंग हमने 10% का फोरकास्ट किया था। बट जिस तरह से कोविड वेव का इम्पैक्ट आया है तो उसने जो इकोनॉमिक रिकवरी की जो प्रोसेस थी उसको डीरेल कर दिया है, and that is why it is desirable to revise the GDP number once again. और recently Standard and Poor ने इंडिया का जो GDP ग्रोथ फोरकास्ट था उसको रिटेन किया है किस पर, 9.5। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर जो है वो उसने अभी कहा है कि 9.5% के आसपास इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रहेगी फॉर दिस करंट फिजिकल ईयर। ऑन द अदर हैंड अगर हम ICRA की आइकरा की देखें जो प्रोजेक्शंस हैं वो 9% हैं। पहले 8.5 था, उसको रिवाइज करके इकरा ने 9% जीडीपी फोरकास्ट किया है इंडिया के लिए। और अगर हम अपने इंडिजीनियसली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें जैसे कि RBI ने, तो RBI ने भी जुलाई में इंडिया का जो ग्रोथ फोरकास्ट था उसको रिड्यूस किया था। पहले RBI का जो फोरकास्ट था वो 10.5 का था, यानी 10.5 का था, जो कि RBI ने रिड्यूस करके जुलाई में 9.5 कर दिया। तो अगर एक रेंज को देखा जाए तो एक रेंज जो आ रही है वो 9 या 8 to 10 की आ रही। मोस्ट ऑफ द रेटिंग एजेंसीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर एक्चुअली pegging their forecast between these two numbers, 8 to 10. So India's economy grow by record 20% in that quarter due to the base law of 24.4% in fall in the corresponding period of the previous year. अगर इस Q1 की बात करी जाए तो इस फाइनेंशियल ईयर के Q1 में इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रही है दैट इज़ 21.0। और यहाँ पर आप एक बात नहीं भूलेंगे कि दैट all because of the low base effect in the very same period of the previous year. If you remember, the Q1 of financial year 21 has seen the -24% contraction into the India's GDP growth. उस समय इंडिया की GDP ग्रोथ -24% तक चली गई थी, जिसकी वजह से इस फाइनेंशियल ईयर के Q1 में लो बेस का इफेक्ट दिख रहा है और 20% का हमें ग्रोथ रिकॉर्ड या ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो फिलहाल के लिए फिच ने इंडिया के जो प्रोजेक्शंस हैं ग्रोथ के वो रिवाइज करके रिड्यूस करते हैं। एंड दीज आर द प्रोजेक्शन और जीडीपी फोरकास्ट दैट इज एक्चुअली गिवन बाय इंपॉर्टेंट रेटिंग एजेंसीज और ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज। यू कैन सी दिस रिवाइज प्रोजेक्शंस एंड earlier estimates, and in most of the cases revision is negative. Now if we talk about the FICCI has also estimated the India's GDP growth for 9.1%. So India's GDP is expected to grow at 9.1% in financial year 21 as the economic recovery post the second wave of pandemic seems to be holding ground as per the FICCI. तो FICCI का जो प्रोजेक्शन है वो 9.5% का। सो वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड जो रेंज है 8.10 की, इसी के 8 to 10 इसी के बीच में मैक्सिमम प्रोजेक्शंस हैं। इवन अगर हम बहुत ही ज़्यादा क्लोजली बोलें तो 9 to 10 के बीच में ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्शंस हैं इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के। नाउ लेट अस सी फ्यू अदर न्यूज़ क्लिप्स। कोल शॉर्टेज सिंक्स मेटल। कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं रिसेंट न्यूज़ में कि कोल की शॉर्टेज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेटिंग कंपनीज हैं दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। बट with the domestic thermal coal shortage worsening, the aluminum industry and the secondary steel producers are also witnessing a sharp drop in their utilization level amid the increased cost. तो कोल की तो कॉस्ट इंक्रीज हुई है क्योंकि शॉर्टेज है तो डेफिनेटली डिमांड एंड सप्लाई का गेम चलता है। So cost has already been increased. Apart from it, the supply is not there, and that is why aluminum industries, secondary steel producers are witnessing a sharp drop in their utilization level. So both domestic steel and aluminum fall under the non-regulated sector, while the farmer relies on thermal coal as a key raw material to produce sponge iron. Aluminium smelters have captive power plants that require the fuel as a
फीड स्टॉक। तो कोल तो अवेलेबल है नहीं, जिसकी वजह से इन सारी एल्युमिनियम इंडस्ट्री और सेकेंडरी जो स्टील प्रोड्यूसर कंपनीज है, इनका जो प्रोडक्शन लेवल है वो 60% से लेकर के 80% तक ड्रॉप कर गया। पहले 80% था, पैंडमिक की वजह से यूटिलाइजेशन लेवल वॉज ऑल्सो डिक्रीज, कॉस्ट की वजह से भी डिक्रीज हुआ, बट अब कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो रही है, डिमांड भी मार्केट में इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, और इसके बाद जो सप्लाई थी वो महंगे पर भी उन्हें वो सप्लाई नहीं मिल रही, इवन इंक्रीज कॉस्ट पर भी वो सप्लाई नहीं मिल रही उन्हें कोल की। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन द यूटिलाइजेशन लेवल ऑफ दिस एल्यूमिनियम and this secondary steel producers has decreased up to 60%, and it is a tough situation for them as per the expert of different steel and power companies. तो कोविड का भी इम्पैक्ट है, डिमांड भी नहीं है मार्केट में, कोल के जो प्राइजेज हैं वो भी बढ़ रहे हैं, इसके बाद भी सप्लाई नहीं है कोल की, दैट ऑल एक्चुअली डेबिलिटेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ मेटल इंडस्ट्री. नाउ लेट अस लुक इनटू द नेक्स्ट क्लिप. Piramal board clears Pharma biz demerger. So a decade after selling its branded formulation business to US major Abbott Laboratories for approximately $3.72 billion. So this Piramal Group has announced that now it would get, or they are going for demerger. So they are going, or it would demerger its pharmaceutical and financial services arm into a separate listed entity. तो 10 सालों बाद हम ये कह सकते हैं they are now looking forward for demerger. What is merger? When two companies merge with each other and may try to form a new entity with the same name, with the other name, or with the combined name. Merge. Generally एक छोटी कंपनी एक बड़ी कंपनी में मिल जाती है. In simple format, we call it merger and acquisition. So after 10 years of merger of its branded formulation business, it means its pharmaceutical business with the Abbott Laboratories, now Piramal Group is looking for demerger. So they are now looking to separate these listed entities with an financial year 21 turnover of 5,776 crore. Piramal Pharma will rank among the top 10 pharma companies in the world in terms of revenue. And if we talk about their revenue sources, so 15% जो इनका revenue है वो इंडिया से आता है, and 48% का revenue they earn from the North America. Now they are actually from separating or thinking for demerger. The pharma business contributes 45% to the group turnover, with the remaining comes from financial arms. So let us see how this particular decision will take place. फिलहाल के लिए it is a major announcement. Now let us look into the next clip. Dixon to make Acer लैपटॉप इन इंडिया अंडर PLI स्कीम. तो एक बहुत अच्छा प्रपोजल इंडिया को मिला है अंडर इस प्रपोज PLI स्कीम. बहुत सारे और भी मिल चुके हैं, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं. नाउ इन अ बिग पुश फॉर मेक इन इंडिया, Dixon Technology, the country's largest electronic manufacturing service player, EMS player, has tied up with one Taiwanese personal computer maker Acer for contract manufacturing of laptops in India. So initially they will produce for domestic demand, but later on, as per the requirement, as per the terms and condition, they will go for export. So Dixon Technology ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग. व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग? बेसिकली यहाँ पर एक कंपनी दूसरी कंपनी के लिए प्रोड्यूस करती है, और वो सिर्फ प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग का ही काम करती है. जो कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है उसका लेबल, उसकी ब्रांडिंग होती है. अगर हम इंडिया में देखें तो बहुत सारी, इवन आईफोन इज़ ऑल्सो यूजिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग. सो आईफोन हो गया, चाहे वो बाटा आप ले लो, जितने भी जो शू मेकिंग कंपनीज है, दे ऑल शू मेकिंग्स, अपैरल मेकिंग्स, दे ऑल यूज़ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर. वो खुद नहीं बनाती या हर जगह खुद नहीं बनाती, वो कॉन्ट्रैक्ट दे देती हैं कंपनीज को कि आप हमारे बिहाफ पर बनाइए, एंड आई विल बाई फ्रॉम यू एंड वी विल यूज़ योर प्रोडक्ट under or sell your product under our brand. So Dixon Technology is going to make Acer laptop. Taiwanese companies है जो कि Acer बनाती है, उसके लैपटॉप इंडिया में प्रोड्यूस करेगी अंडर दिस PLI स्कीम.
और PLI स्कीम के तहत गवर्नमेंट बहुत सारे एडवांटेज प्रोवाइड करती है जितनी भी जो कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज. सो sources, as per the sources, Dixon will start with the production of approximately 5 lakhs Acer laptops annually in its plant in India. So the plant capacity initially will be around 7 lakh laptops per annum, and that will scale up or going up into the next phase to approximately 1 million. तो 5 लाख से 7 लाख और फिर 1 million तक के लैपटॉप प्रोडक्शन डिक्सन करेगी इंडिया में. और जो टैबलेट्स हैं उसके भी प्रोडक्शन के लिए डिक्सन इज लुकिंग फॉरवर्ड. तो एक एप्लीकेशन डिक्सन ने सबमिट किया. मोस्ट लाइकली आफ्टर ड्यू डेलिबरेशंस और नेगोशिएशन दिस कंपनी विल गेट द अप्रूवल अंडर PLI स्कीम इन इंडिया. इट इज़ अ बिग push for India's Make in India initiative and Atmanirbhar Bharat. Definitely it will also generate the employment. Apart from increasing manufacturing and export and satiating the domestic demand, this particular investment will also generate the employment in India, especially in case of electronic sector. Now let us look into the next article. Delhi airport sees record number of passenger after second wave, and this is one of the high frequency indicators. So Delhi airport ने अक्टूबर 3 को एक नया माइलस्टोन फिर से अचीव किया है आफ्टर pandemic when it handled approximately 1,25,000 passenger including both domestic as well as international arriving or taking off, and this number is the highest after the country was plummeted by the second wave of COVID-19 in April 2020. तो ये कंट्री का लार्जेस्ट एयरपोर्ट है और अगर यहाँ पर फुटफॉल बढ़ रहा है, पैसेंजर का बड़ा ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो दैट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि अब जो गुड्स का मूवमेंट है, लेबर का मूवमेंट है, वो स्टार्ट हो चुका है. इट इज़ वन ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर एज आई डिस्कस नंबर ऑफ टाइम. तो फुटफॉल बढ़ रहा है अगर दिल्ली एयरपोर्ट में, पैसेंजर्स लेबर्स आर मूविंग, लेबर का माइग्रेशन हो रहा है, लेबर का मूवमेंट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, पीपल आर एक्चुअली एक्सचेंजिंग, पीपल आर एक्चुअली स्पेंडिंग देयर मनी फॉर traveling purpose. So all these are indicating a big boost in the Indian economy or big rebound in Indian economy, and more specifically in the aviation sector, जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ था पैंडमिक की वजह से. कुछ सेक्टर्स थे जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए थे. कौन कौन से? एविएशन, टूरिज़म, ट्रांसपोर्टेशन, इंटरटेनमेंट. ये जो इंडस्ट्रीज थी कुछ ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई थी बिकॉज ऑफ COVID-19, एंड दिस नंबर, दिस 1,25,000 पैसेंजर नंबर इज इंडिकेटिंग और इज़ अ गुड सिग्नल फॉर इंडियन इकोनॉमी. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. इफ यू वांट lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.